हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज की क्लास में हम सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इसका सही उपयोग नहीं जानेंगे, इस विराम चिन्ह का या इस पंक्चुएशन मार्क का हम सही उपयोग नहीं जानेंगे, सही यूज नहीं जानेंगे, तो वाक्य गलत हो सकते हैं। वाक्य गलत के होने के साथ साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है। कैसे बदलता है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आज की इस क्लास में हम सब कुछ जानेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्लास के अंत तक बने रहना है, एंड तक बने रहना है, ताकि आप सारी चीजें यहाँ से सीख के जाएं और जो भी कंफ्यूजन हो वो आपकी दूर हो जाए। तो आज आप यहाँ आज की इस क्लास में सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क का सही सही उच्चारण और सही सही उसका उपयोग, उसका यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, ऑल ऑफ देम सबके लिए क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है आज की यह क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है, पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है विराम चिन्ह। क्या होता है? विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह होते क्या हैं? विराम चिन्ह वो होते हैं जब हम वाक्य पढ़ते हैं या सेंटेंस पढ़ते हैं, तो वहां पर कभी प्रश्न के लिए कुछ विराम चिन्ह लगाया जाता है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा भाव दे रहा है, यह वाक्य कौन सा भाव दे रहा है, हमें कैसे पता चलता है? हमें विराम चिन्ह के द्वारा ही पता चलता है। तो हमें विराम चिन्ह आप समझ गए होंगे कि पढ़ना कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। जैसे विराम चिन्ह टोटल कितने हैं? तो 15 है। कितने हैं? 15 है। तो आज की क्लास में हम 15 विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, उसका उपयोग भी जानेंगे उदाहरण के साथ। तो देखिए, फुल स्टॉप। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। उसका जो वो होता है, सिंबल होता है, कैसे लगाया जाता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे। और हिंदी में कैसे लगाया जाता है? हिंदी में ऐसे। ठीक है, पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे लगाया जाता है, अगर फुल स्टॉप कहें तो ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप जान गए। तो देखिए, फुल स्टॉप का प्रयोग होता कहाँ है? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है जब वाक्य खत्म हो जाता है या सेंटेंस खत्म हो जाता है। अगर कोई सेंटेंस खत्म हो गया तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इससे पता चलता है यह सेंटेंस इतना ही था, खत्म हो गया। अगर हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगा देते हैं। इससे पता चलता है सेंटेंस, यह वाक्य पूरा हो गया। देखिए कैसे। जैसे अगर हम कहें कि राम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, राम गोइंग टू मार्केट। मार्केट, तो राम बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप का लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि यह वाक्य पूरा हो गया। अगर जैसे लिख दे राधा नाचती है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिए हिंदी में जब लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाक्य खत्म हो गया। इसका उपयोग आई होप सबको पता हो और आप जान गए हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे है दूसरा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है अर्ध विराम। उससे पहले हम कॉमा देख लेते हैं। कॉमा अगर पढ़ लिए तब हम सेमी कॉलन समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले कॉमा देखना है, कॉमा कहाँ लगाया जाता है। जैसे अगर हम लिखें, कॉमा का प्रयोग आप जान लीजिए, किसी भी वाक्य में हम हल्का सा रुकने के लिए, थोड़ा सा टाइम रुकने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। बहुत कम टाइम के लिए हम जब वाक्य में रुकते हैं किसी चीज के लिए, तो हम उसमें कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे राधा कल अपने मित्रों, ठीक है, अपने मित्रों, राधा कल अपने मित्रों श्याम, कोमल, मोहन के साथ बाजार गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा कल अपने मित्रों के साथ, मित्रों श्याम, चाहे साथ लिखे या ना लिखे, मित्रों का साथ ऐसे भी कह सकते हैं, साथ श्याम, मित्रों श्याम, कोमल। देखिए श्याम, थोड़ी देर रुके, फिर तुरंत कोमल का नाम लिए, फिर तुरंत मोहन का नाम लिए। इसके आगे और नाम लेते तो यहाँ कॉमा लगाते, लेकिन इसके आगे जब और नाम नहीं लिए तो यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाए। तो कुल मिला जुला के वाक्य में जब हम हल्के थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो वहां हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए, सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए सेमी कॉलन को हिंदी में कहते हैं अर्धविराम, और इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे एक बिंदी करके नीचे डैश होता है। ठीक है, और कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, और इसका चिन्ह होता है ऐसे करके।
इसको कहते हैं कॉमा और हिंदी में कहते हैं अर्ध विराम। और सेंटेंस में या वाक्य में हल्के समय के रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम कॉमा का प्रयोग देख लिया, सेमीकोलन का प्रयोग देखते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए राहुल कल 25 दिसंबर 26 जनवरी 15 अगस्त को, नहीं राहुल 25 दिसंबर 26 जनवरी और 15 अगस्त को आता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं 25 दिसंबर 26 जनवरी, यहाँ पर जब कॉमा लगा दिए तो जैसे लग रहा है कि ए वर्ड सब अलग अलग हैं, लेकिन इनको हम एक में जोड़ करके, मतलब थोड़ा जो कॉमा है, कॉमा थोड़े समय के लिए रुका जाता है, तो अर्ध विराम है वो वाक्य में कुछ ज्यादा टाइम के लिए रुका जाता है। कुछ ज्यादा वाक्यों को अर्ध मतलब आधे वाक्यों के बीच में रुका जाता है। जैसे हम कह सकते हैं राहुल 26 जनवरी 25 दिसंबर, ऐसे करके लिखा रहता है ना, 25 दिसंबर 26 जनवरी 15 अगस्त, ऐसे अगर लिखा हो, यहाँ पर देखिए थोड़े थोड़े समय के लिए रुकने के लिए कॉमा लगाया है, जैसे लग रहा है ये वाक्य ये शब्द सब अलग है। अब इनको एक करने के लिए हम कैसे लगा देते हैं, जैसे हम लिख दिए राहुल 26 दिसंबर, फिर यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर सेमीकोलन रहेगा, फिर 25 जनवरी, फिर यहाँ पर सेमीकोलन, 15 अगस्त, फिर यहाँ पर सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब समझिए अर्ध विराम वो होता है जो वाक्य में थोड़ा अल्प विराम के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रुका जाता है। वाक्यों को अर्ध विराम मतलब वहां पर थोड़े ज्यादा लंबे सेंटेंस होंगे, उसके बाद अर्ध विराम का मतलब वाक्यों को आधा करके वहां पर लिखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, और हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग और फुल स्टॉप का प्रयोग। तो एक सेंटेंस से हम समझेंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इक्वली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों में ये सब चीजें का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे हम तीनों का एक साथ बता रहे हैं, देखिए फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर वह दिल्ली जा रहा है, किसी से कोई बता रहा है, एक कथन हो गया, एक कथन खत्म हो गया, हम लगा दिए फुल स्टॉप, ठीक है, और लिख दिए अगर ही इज गोइंग टू दिल्ली, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए तो इसका मतलब है वह हम चौक के बता रहे वह दिल्ली जा रहा है, मतलब हम चौक के जब कोई चीजें आश्चर्य में बताएं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर हम ऐसे लिख दे ही इज गोइंग टू दिल्ली, देखिए एक ही सेंटेंस, बस पंक्चुएशन मार्क की वजह से उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, उसके भाव अलग अलग आ रहे हैं। देखिए ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा है वह दिल्ली जा रहा है, तो सामने वाला कहेगा हाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछा। तो देखिए एक ही सेंटेंस अलग अलग पंक्चुएशन मार्क के साथ कैसे भाव को बदल रहा है, कैसे अर्थ को बदल रहा है। यहाँ पर सिंपली आप कह रहे हैं ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है, किसी को बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो गया तो लग गया फुल स्टॉप। अगर लिखा है ही इज गोइंग टू दिल्ली और यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, तो आप क्या कहेंगे, तब इसका भाव बदल जाएगा, इसको कहेंगे आप आश्चर्य में कहेंगे वह दिल्ली जा रहा है। उसके बाद देखिए तीसरा ही इज गोइंग टू दिल्ली, अगर क्वेश्चन मार्क लग गया, इसका मतलब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह दिल्ली जा रहा है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो बस आप देखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब यही है कि वह भाव को, वह सेंटेंस के या वाक्य को भाव को बता सके, उसके अर्थ को बता सके कि ये कौन सा अर्थ दे रहा है। ठीक है, कौन कौन सा पंक्चुएशन मार्क हुआ, फुल स्टॉप हुआ, सेमीकोलन हुआ, कोलन हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ। सिंगाम एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादिवाचक हुआ। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। अगर किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। कॉमा का प्रयोग सेंटेंस में या वाक्य में थोड़े समय के रुकने के लिए किया जाता है और सेमीकोलन का प्रयोग सेंटेंस में अल्प विराम के अपेक्षा, मतलब कॉमा की अपेक्षा ज्यादा देर तक रुका जाता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, इतना हो गया, यहाँ पर डैश देखेंगे। डैश और हाइफन दोनों देख लीजिए। डैश और हाइफन का चिन्ह क्या है, डैश का चिन्ह थोड़ा लंबा होता है, हाइफन का चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। तो अब देखिए डैश का प्रयोग कहाँ करते हैं और हाइफन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगर डैश का प्रयोग, जैसे अगर हम लिख रहे हैं किसी के ऊपर, अगर कहा गया है तो कि आपको काऊ के ऊपर निबंध लिखिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखेंगे। जब प्रस्तावना लिखेंगे तो यहाँ डैश लगा देंगे। इसके बाद आप उसके बारे में जो लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन या 50 वर्ड या 100 वर्ड, तो आप लिखेंगे।
तो यहाँ पर अगर किसी के कथन को लिखने के लिए, उसको चिन्हित एड्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डैश का। देखिए, हम प्रस्तावना इसलिए लिखे क्योंकि हमें गाँव पे निबंध, गाय पे निबंध लिखना था, तो हम सबसे पहले उसको एड्रेस किए कि हम प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना के बारे में लिखेंगे, एड्रेस किए। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए हेडिंग डालने के, हेडिंग हम कोई देते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? तो उसके आगे हम लगाते हैं यहाँ पर डैश। अब देखिए हाइफन का प्रयोग इसका थोड़ा सा इससे छोटा होता है। कब होता है? इसमें देखिए, जब हम प्रस्तावना लिखते हैं तो इसके आगे और पीछे दोनों, सॉरी प्रस्तावना नहीं, जब हम डैश लगाते हैं तो इसके आगे भी और पीछे भी स्पेस रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं, कभी कभी हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखना हुआ तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसके आगे और पीछे स्पेस देते हैं। किसके आगे पीछे? डैश के। और हाइफन क्या होता है? हाइफन के आगे पीछे कोई स्पेस नहीं देते, या दो समान चीजों को बताने के लिए, या दो विपरीत चीजों को या दो समान चीजों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता हम लिख रहे हैं तो बीच में क्या होता है? हाइफन होता है, माता पिता। ठीक है, या भाई बहन, भाई बहन हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है, भाई बहन, माता पिता। जैसे रोना धोना कहते नहीं, रोना धोना, जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड हो तो उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? हाइफन लगा देते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया और डैश के बारे में और हाइफन के बारे में। अब आगे देखते हैं इन्वर्टेड कामा क्या होता है। इन्वर्टेड कामा वो होता है, देखिए इन्वर्टेड कामा दो प्रकार के होते हैं। इन्वर्टेड कामा का चिन्ह यही होता है, ऐसे करके लगाया जाता है जब शुरू किया जाता है इन्वर्टेड कामा, और जब बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो ऐसे लगाया जाता है। इन्वर्टेड कामा होता है डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग हम देखेंगे कहाँ होगा। इन्वर्टेड कामा को हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। देखिए, जैसे अगर हम जिसकी बात को, अगर कोई महान पुरुष हो, कोई स्पेशल पर्सन हो, उसकी बातों को, उसके कथन को, जैसे कि तैसे, जैसे कि तैसे हम जब कॉपी में लिखते हैं या बुक में लिखते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? तो इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर लिखा गया महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा महात्मा गांधी ने कहा। अब देखिए कहा, अब यहाँ पर डबल, यहाँ पर कॉमा, रुके हैं ना, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तुरंत डबल इन्वर्टेड कामा में उनके कथन को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, उनका नारा था ना। तो जब उनका नारा था, कोई वो बात अपनी कहे थे, तो जैसे कि तैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आए, जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो हम लगा देंगे फुल स्टॉप, और थोड़े समय के लिए रुकना हुआ तो हम कॉमा का प्रयोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से बस देखते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे कॉलन डैश। कॉलन डैश क्या होता है? जैसे हम कोई वही फिर से जो हमें जब कोई चीज बहुत विस्तार से लिखना होता है, हमको उसको एक हेडिंग दे देते हैं तो वहां पर कॉलन डैश लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें लिखना हुआ, जैसे यहाँ पर प्रस्तावना देख लीजिए, प्रस्तावना। ठीक है, इसके बारे में हमें बहुत विस्तार से लिखना है तो हम कहाँ दे देंगे? कॉलन डैश। ठीक है, कॉलन डैश। इतना आप जान गए। आगे हम देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई चीज हम एडिशनल उसमें ऐड करते हैं, उसको हम दिखाते हैं कि यह इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से ऐड किए, इसके बारे में और अच्छी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो वहां पर हम इस कॉमा, कॉमा को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी कोष्टक, कोष्टक को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। जैसे अगर हम लिख रहे हैं राहुल 12 अगस्त 1997 में पैदा हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पर इतना भी लिख सकते थे, राहुल 15 अगस्त को पैदा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में और जानकारी दे दिए, सन के बारे में भी बता दिए कि 1997 में वो पैदा हुआ था। तो इसको हम किस में लिख दिए? ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, इसमें और जानकारी ऐड करने के लिए या उसको स्पेशल दिखाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हम कोष्टक में लिख देते हैं कोई चीजें। जैसे अगर हम नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3, तो उसको भी कोष्टक में लिख देते हैं। कभी कभी बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, कभी कभी छोटे कोष्टक में लिख देते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, देखिए बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक होता है। इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं जब हम वाक्य को लिखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब्रिवेशन। अब्रिवेशन मतलब होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है कोई चीज को हम छोटा करके लिखते हैं, उसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश, लेकिन इसको छोटा करके हम
बस ऐसे लिख दिए। इसे मध्य प्रदेश, उसी प्रकार देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए वाक्य को, शब्द को हम छोटा, वाक्य को नहीं शब्द को छोटा करता है कौन, लाघव चिन्ह, इसको अब्रिविएशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसा लिखा नहीं रहता, महाविद्यालय, 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 ठीक है। यहाँ पर देखिए महाविद्यालय इतना बड़ा लिखा था, उसको हम छोटा कर दिए, इतना तो आप जान गए। उसके बाद हम देखते हैं अगला पंक्चुएशन मार्क हमारा है, अगला विराम चिन्ह हंस पद। हंस का पद का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य में हम गलती से कोई चीज भूल जाते हैं, तो वहां पर हम लिखने के लिए पहले इस हंस पद का चिन्ह लगाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे चीजें। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे राधा कल अपने साथ गई, ठीक है। यहाँ पर हम वाक्य लिखे, तो यहाँ पर जब हम वाक्य लिखे, जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, साथ गई, तो यहाँ पर राधा कल अपने साथ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम भूल गए, कुछ हमें यहाँ पर और लिखना था लेकिन हम भूल गए। जब भूल गए हैं तो उसको हम इसी में ऐड करेंगे, इसी में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, इस चिन्ह के द्वारा, इस चिन्ह को लगा के उसके ऊपर लिख देंगे मित्रों, ठीक है, दोस्तों या मित्रों। यहाँ पर देखिए इस चिन्ह को लगाए और ऊपर लिखिए, इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब है यहाँ हम कुछ शब्द भूल गए थे, उसको हम ऊपर लिखे हैं। अब ये जाके कंप्लीट हो गया शब्द वाक्य, राधा कल अपने मित्रों के साथ गई। तो हंस पद का प्रयोग आप जान गए होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और बहुत सारे एग्जाम्पल। और हिंदी, जब हिंदी की बुक आप पढ़ते हैं किताब, तो उसमें ध्यान से हर पंक्चुएशन मार्क का अर्थ समझा कीजिए, प्रयोग देखा कीजिए, और जब लिखते हैं, चाहे छोटे बच्चे जब इमला लिखते हैं, तो वहां पर उनको भी अच्छे से हर चीजों को ध्यान से लिखना चाहिए, नहीं तो उसको अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, देखिए इसी हम कॉमा को ले देते हैं, लिख देते हैं। देखिए लिखा है रुको मत, रुको मत जाओ, ठीक है, रुको मत जाओ, थोड़े समय के लिए रुके, और ये एक जगह हम यही कॉमा लगा दे, रुको मत जाओ, मत जाओ। देखिए कैसे अर्थ बदला, कैसे अर्थ बदला। इसका मतलब है रुको मत, आप जाओ, रुकना नहीं है आपको, आपको जाना है। इसमें कह रहा है आप रुको, आप मत जाओ, रुको, ठीक है। बस इसी पंक्चुएशन मार्क की वजह से, इसी कॉमा की वजह से इसका अर्थ कैसे बदला। आगे देखते हैं समतामूलक। समतामूलक का मतलब होता है समान चीजें दिखाने के लिए, जो उसके बराबर की हो। जैसे राम और श्याम, राम बराबर श्याम, राम श्याम के बराबर है। बस इसका प्रयोग यही है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान से देखना है, सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कोई संबंध दिखाना हुआ, जैसे किसका संबंध किससे है, जैसे ऐसे हम लिखते हैं ना, राम्स हाउस, इसका मतलब यह है राम का घर है, राम का इस घर से संबंध दिखाया जा रहा है। जैसे हम एक तो ये हो गया, दूसरा होता है कॉन्टेक्शन। कॉन्टेक्शन करने के लिए जब हम छोटे करते हैं सब्जेक्ट को, तब हम वहां पर लिखते हैं। जैसे लिखा गया आई विल, आई विल, इसको कॉन्टेक्शन में लिखेंगे तो आइल, ठीक है, आइल ऐसे लिखा जाएगा। जैसे यू हैव, ऐसे इसको कॉन्टेक्शन करेंगे, जब इसको छोटा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू, इसको कहते हैं यू। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के, एपोस्ट्रोफी लगा करके हम संबंध भी दिखाते हैं और कॉन्टेक्शन भी करते हैं। आगे देखते हैं कॉलन। कॉलन का प्रयोग कब होता है, जब किसी को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जैसे मेरे पापा ने कहा, यहाँ पर हम लिखे हैं जैसे मेरे पापा ने कहा, फिर यहाँ पर कॉलन लगेगा, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। देखिए पापा जैसे जो बात कहे थे, उनके बात को जैसे कि ज्यों का त्यों वाक्य में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हुआ है, प्रयोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलन का प्रयोग कहाँ, कॉलन का प्रयोग होगा जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। जैसे मेरे पापा ने कहा, यहाँ पर देखिए कॉलन लगा, किसी को दुख न पहुंचाओ। बहुत छोटे वाक्यों में होता है, बड़े वाक्यों में नहीं होता। सबका प्रयोग अलग अलग होता है, अलग जगह होता है, सबके अर्थ अलग होते हैं, और सबके अर्थ किससे पता चलते हैं, तो उस पंक्चुएशन मार्क से पता चलते हैं कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि हम आपको बताए, एक ही वाक्य 3 बार लिखे थे, सेम वाक्य लिखे थे, लेकिन सेम सेंटेंस लिखे थे, लेकिन उसके पंक्चुएशन मार्क से उसके भाव, उसके अर्थ टोटली डिफरेंट हो गए, टोटली अलग हो गए, एकदम अलग हो गए। देखिए यहाँ पर हम लिखे थे ना, ही इज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, वही वर्ड फिर हम लिख रहे हैं, वही सेंटेंस फिर लिख रहे हैं, ही इज, यहाँ पर कुछ नहीं लगा रहे हैं, ही इज गोइंग टू दिल्ली,
दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद लिख रहे हैं ही इज गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लगाए, तो आप कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य 3 बार क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा तो इसका मतलब कुछ और जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो इसका मतलब कुछ और कह रहा है, अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा तो मतलब कुछ और कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जानिए किसी भी सेंटेंस का एंड, किसी भी सेंटेंस का एंड या किसी भी वाक्य का अंत 3 तरीके से होता है। 3 पंक्चुएशन मार्क या 3 विराम चिन्ह से होता है। पहला होता है एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके बाद दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा होता है फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। इस 3 तरीके से, क्योंकि हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम के लिए ए वाला चिन्ह लगाते हैं, इंग्लिश में ए वाला चिन्ह लगाते हैं। तो आप अगर पूछेगा किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का जो अंत होता है कितने पंक्चुएशन मार्क से होता है, तो आप कहेंगे 3-3 विराम चिन्ह से होता है। पहला एक्सक्लेमेशन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पर अगर हम लगाते हैं फुल स्टॉप, इसका मतलब ये सेंटेंस खत्म हो गया, वह दिल्ली जा रहा, बात खत्म। यहाँ पर अगर हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब यहाँ पर आश्चर्य की बात की जा रही, वह दिल्ली जा रहा है, मतलब सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, हमारे हृदय में जो अचानक फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, उसी एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे होता है। अगर यहाँ पर हम लगा दिए क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह दिल्ली जा रहा है, किसी से पूछ रहे हैं तो कोई उत्तर देगा। तो ये एक प्रकार, एक सेंटेंस को हम अगर लिख दे रहे हैं, अगर उसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा रहे हैं, तो वह सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कह क्या रहा है। तो उस सेंटेंस को समझने के लिए, उस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए, भाव को समझने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतना अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्लास हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।